हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि आपको पता है हम आपका ग्रामर कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो कल हमने नाउन पढ़ा था, नाउन में हमने 4 रूल्स पढ़े थे, तो आप वो वीडियो देख लो। उस वीडियो को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उस वीडियो को देख के वो रूल्स आप देख लीजिए, उसके बाद ये अगले रूल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये आपको सारे रूल्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 रूल हमने वहाँ पे पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं 5th रूल, रूल नंबर 5, जो कि हमारा होगा काउंटेबल नाउन को लेके। ठीक है, रूल नंबर 5 हमारा होगा, रूल नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन को लेके काउंटेबल, और इसी में आ जाएगा सिंगुलर, प्लूरल्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मैंने कल करा लिया है, वो आप पिछली वीडियो में देख लेना। ठीक है, रूल नंबर 5 है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने पढ़ाया था कि कोई टीम होती है, कोई ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं टीम को लेके। जैसे ठीक है, इसमें मैंने आपको कराया था जैसे टीम। ठीक है, टीम है जिसको हम 1 यूनिट लेकर चलते हैं। 1 यूनिट मीन्स इसमें हम सिंगुलर्स भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। मैं आपको डिस्कस करती हूँ कैसे। देखो, जैसे सपोज ये टीम है, टीम को हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, और जो टीम के अंदर हमारे जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, उनको हम इंडिविजुअली उसको प्लूरल फॉर्म में उसको हम हमेशा करते हैं। ठीक है, जैसे देखो सपोज ये हमारी टीम है। जब हम टीम को लेके किसी सेंटेंस को लेंगे तो वो हम उसको सिंगुलर करेंगे। अब हमारी टीम सपोज 11 मेंबर्स की है। ठीक है, 11 मेंबर्स की टीम है, तो अगर एक एक की बात करी जाएगी, इन 11 मेंबर्स की एक एक की बात करी जाएगी, तो वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा एज पर द रूल, कि अगर हम टीम का पूरी टीम को लेकर चलते हैं तो वो सिंगुलर होगा, और अगर एक एक मेंबर की बात करी जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसके बेस पे हम इसका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज या फिर हैव गिवन, the jury have given its decision first one. Second sentence is the jury has, have, was, were. The jury was, were allowed to go to their home each day. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द ज्यूरी हैव गिव इट्स डिसीजन। अब ज्यूरी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये हम ज्यूरी होता है द ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस मीन्स ज्यूरी, उसको हम बोला जाता है। ज्यूरी का एक मतलब अभी हमारे सपोज 5 ग्रुप है जजेस का, तो उनका डिसीजन एक ही माना जाएगा। वो कुछ भी देंगे तो उनका डिसीजन क्या होगा, उनके ग्रुप का डिसीजन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ज्यूरी गिव्स इट्स डिसीजन। अब इसमें हमारा हैज़ आएगा कि हैव आएगा। देखो, हैज़ और हैव का क्या है, हैव हमारा प्लूरल फॉर्म के साथ आता है और हैज़ हमारा सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है, और ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर कंसिडर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा हैज़ आएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज द ज्यूरी वॉज वर अलाउड टू गो टू देयर होम ईच डे। मतलब अब हमारा ये सपोज ज्यूरी है, इसके अंदर के एक एक मेंबर की बात करी जा रही है, तो एक एक मेंबर को जब हम कंसिडर करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा वर। द ज्यूरी वर अलाउड टू गो टू देयर होम ईच डे। अब इसमें किसकी बात करी जा रही है,
सिंगल सिंगल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी। तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। और अगर पूरी टीम की, एक टीम की बात कर रही है और वो सिंगल डिसीजन दे रही है तो वो हमारा सिंगुलर का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसको और क्लियर करते हैं। सपोज मैंने लिखा द हर्ड ऑफ कैटल इज आर ग्रेजिंग, ठीक है, इन देयर मिडो, इन देयर मिडो। ठीक है, सेकेंड वन, नाउ दैट दे हैव सीन द वुल्फ the herd is are bottled off in all direction। ठीक है, अब मैंने लिखा जैसे यहाँ पे द हर्ड ऑफ कैटल इज आर ग्रेजिंग इन द मिडो। ठीक है, मिडो होता है द प्लेस वेयर कैटल गोज फॉर ग्रेज। ठीक है, तो हर्ड का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ कैटल को हम हर्ड बोलते हैं। दैट इज अ टीम, हम एक वर्ड उनके लिए यूज करते हैं, दैट इज टीम ऑफ कैटल या फिर ग्रुप ऑफ कैटल। तो इस टाइम पे हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा कैटल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर फॉर्म होगा। सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगता है, इज। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकेंड वन, नाउ दैट दे हैव सीन द वुल्फ, अब उन्होंने वुल्फ को देखा। द हर्ड इज आर बॉटल्ड ऑफ इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप किसकी बात करी जा रही है, हर्ड्स की, और अलग अलग हर्ड्स की। मतलब जब उन्होंने वुल्फ को देखा तो वो अलग अलग शैटर्ड हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या बात करी जा रही है कि कैटल सिंगुलर सिंगुलर की बात करी जा रही है कि एक एक कैटल अलग अलग हो गया। अब जहाँ पे एक एक इंडिविजुअली एक एक की बात करी जा रही है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ दैट दे हैव सीन द वुल्फ द हर्ड्स आर बॉटल ऑफ इन द डायरेक्शन। आर मीन्स इन द प्लूरल फॉर्म। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 5। जो कलेक्टिव फॉर्म में एक टीम को लेके चलेंगे तो वो सिंगुलर चलेगा। नाउन और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये हैज़ एज ए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, अब ये सारे हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब भी हैं, मोडाल्स भी हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे ये कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं और कहाँ पे मोडाल्स की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे वॉज वर है, ये क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर्स की बात कर रहे थे, सिंगुलर की बात कर रहे थे तो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ हुआ। वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब भी इसमें हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। और यहाँ पे वर्ब हमारा यूज़ होगा जहाँ पे एक एक इंडिविजुअल बात करी जाए, वहाँ पे वर्ब हमारा यूज़ होगा प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक की बात करी जा रही है कि एक एक जो वर्ब है, एक एक जो हर्ड्स है, कैटल का एक एक वो है, वो वुल्फ को देखकर अलग अलग शैटर्ड हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया आर। ठीक है, आर इज अ यूज ऑलवेज विद प्लूरल फॉर्म। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। चलिए, रूल नंबर 5 हमारा हो गया। अब हमारा चलेगा रूल नंबर 6 जो कि है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेके। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल ही होता है। और ये वो चीज़ें होती हैं मटेरियल नाउन में, जो भी हमारा मटेरियल यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और अब्स्ट्रैक्ट कोई भी फीलिंग्स जैसे सारो, हैप्पीनेस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ठीक है, इन सब के साथ हमें क्या यूज़ करना है। पहले तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इनके साथ अब हमें क्या यूज़ करना है। जैसे हमारे आर्टिकल्स हो गए ए एंड द, तो इनके साथ हमें क्या यूज़ करना है। अगर सपोज किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया हो, उसके साथ हमें हमेशा द लगाना होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है।
किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया हो तो क्या लगता है हमारा द। तो ये नाउन का बहुत बड़ा रूल है कि जहाँ पे भी आपको किसी चीज़ को नाउन को स्पेसिफाई किया हो तो द लगता है, बट पर्सन के साथ द नहीं लगता। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये कैसे है। जैसे फर्स्ट मैंने दिया एन ऑनेस्टी इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस। ठीक है। सेकंड मैंने दिया ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। थर्ड मैंने दिया द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड and the fourth one is the ring is made of the gold of दुबई। ठीक है। अब देखो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं कि हम किसी फीलिंग्स के साथ एन लगा देते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और लिखा ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये पहला लिख दिया। दूसरा लिखा एन ऑनेस्टी इज़ टोटली बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी किस पर आधारित होती है? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई पे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी हमारा क्या है? ऑनेस्टी इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स है, एक क्वालिटी है कि ऑनेस्टी इज़ द टोटली बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस। तो ये फीलिंग्स है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये एक क्वालिटी है, तो इसके साथ हमारा एन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ नाउन। जहाँ पे भी आपको किसी फीलिंग्स के साथ, किसी अब्स्ट्रैक्ट के साथ, किसी क्वालिटी या फिर क्वालिटी के साथ आपको एन लगा दिखे, चाहे वो वॉवल साउंड क्यों ना हो, वहाँ पे हमारा एन नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब बताइए इस ऑनेस्ट के साथ एन क्यों आया? क्योंकि ये एक पर्सन को क्वालिफाई किया जा रहा है दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन इज अ नाउन। ठीक है। और ऑनेस्ट इसको क्वालिफाई किया जा रहा है कि नाउन एक क्वालिफाइड है। ठीक है। दैट इज ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमारा एन आएगा, बट यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट एक फीलिंग क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी किसी यहाँ पे पर्सन को दी जा रही है, बट यहाँ पे किसी पर्सन को नहीं दी जा रही, इसलिए यहाँ पे एन हमारा ठीक है और यहाँ पे एन हमारा गलत होगा। दूसरा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। अब आपको जैसे यहाँ पे सपोज मैंने क्या आर्टिकल यूज़ किया, मैंने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया द, और यहाँ पे भी द, वहाँ पे मैंने एन यूज़ किया, यहाँ पे मैंने द यूज़ किया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड मीन्स कि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ का गोल्ड है और कहाँ का डायमंड है, सिर्फ इतना बताया कि गोल्ड और डायमंड मीन्स मटीरियल नाउन है। ये दोनों क्या है? हमारे मटीरियल नाउन। तो लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कहाँ का है। ठीक है। स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए इसके साथ द नहीं आएगा। अगले वाले में द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, दैट मीन्स गोल्ड ऑफ दुबई। ठीक है। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये दुबई का ही गोल्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली बताया है कि गोल्ड कहाँ का है? दुबई का। तो जहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया जाए वहाँ पे हमारा द का यूज़ होगा। चलिए ये अब हमारा आ गया रूल नंबर 7, जो कि है यूनिट ऑफ काउंटिंग। यूनिट ऑफ काउंटिंग क्या होता है? यूनिट ऑफ काउंटिंग में भी होता है सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको पेयर्स, डजन डजन्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लैक्स, क्रोर्स। ठीक है। अब ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ये हमारे प्लूरल फॉर्म में होंगे। ठीक है। सिंगुलर में क्या होगा? जब हमें कोई डेफिनेट नंबर दिया जाएगा, डेफिनेट नंबर जब हमें गिवन होगा तो वहाँ पे हमारा आएगा सिंगुलर फॉर्म में पेयर्स ऑफ यूनिट ऑफ काउंटिंग, और जहाँ पे हमें नहीं दिया होगा डेफिनेट नंबर वहाँ पे हमारा आएगा प्लूरल फॉर्म में।
नंबर गिवन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सैमसंग पेड 60 लाख टू आलिया भट्ट for promoting their brand. Second one, Samsung paid lakhs of rupees to Alia Bhatt for promoting their brand. ठीक है, जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा सैमसंग पेड 60 लाख टू आलिया भट्ट फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड। अब यहाँ पे हमारा डेफिनेट नंबर दिया हुआ है कि 60 लाख ही पेड किए हैं, तो 60 लाख दैट इज अ डेफिनेट नंबर कि 60 लाख उन्होंने उसको पेड किया। बट यहाँ पे हमें डेफिनेट नंबर नहीं पता है, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है कि उसने कितने पैसे दिए हैं, ये तो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा लैक का हो जाएगा लैक्स। यहाँ जहाँ पे हमारा डेफिनेट नंबर दिया होगा वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लैक यूज़ होगा, जहाँ पे हमें डेफिनेट नंबर नहीं दिया जाएगा वहाँ पे हमारा हो जाएगा लैक्स। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 8, हाइफनेटेड नाउन। हाइफनेटेड नाउन क्या होता है? वो नाउन जो दो या दो से ज़्यादा को मिलके सेंटेंस बनाता है वो होता है हाइफनेटेड नाउन, और ये ऑलवेज सेपरेटेड होता है हाइफन से। ठीक है, इसको हम कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं। कंपाउंड नाउन, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा नाउन को मिलके बनता है, टू और मोर देन, TWO, टू एंड more than टू नाउन्स को मिलके बनेगा, और ये हमेशा हमारा सेपरेट होता है हाइफन से। दिस इज़ अ मार्क ऑफ हाइफन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसके बेस पे हम इस रूल को समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, ही ऑलवेज स्टेज इन 5-star होटल। 5-star होटल। ठीक है, ये हो गए हमारे दो नाउन, और इनको हम हमेशा सेपरेट करेंगे हाइफन के साथ। सेकंड वन, ही ऑलवेज स्टे इन 5-star होटल। ठीक है, अब एक पे हमारा क्या है, एक में हमारा 5 स्टार्स है और दूसरे में हमारा है 5 स्टार। ठीक है, जब हमें ये अब हमारे दो है नाउन, जो दो को एक दो या दो से ज़्यादा को मिलके बनेगा। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बता दिया, जैसे 5 भी एक नाउन है और स्टार भी एक नाउन है, तो ये हमारा कौन सा सही होगा? ये हमेशा जो सेकंड वन होगा, जो हाइफन दे के दिया होता है, वो हमारा सेकंड वाला हमेशा जाता है सिंगुलर्स में, तो हमारा यहाँ पे प्लूरल एस नहीं आएगा, हमारा ये हमेशा जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। हमारा ये वाला सेंटेंस सही रहेगा, ही ऑलवेज स्टे इन अ 5-star होटल। वो हम वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलिए इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, ही गेव मी 200 रुपीज नोट। ठीक है, सेकेंड वन इज ही गेव मी 200 रुपी
नोट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया जैसे 200 रुपीज़ नोट का, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, अब ये हमारा अब ये हमारे दो नाउन हो गए और ये हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी अब हाइफन में दो नाउन को एक साथ लिखा जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत होगा, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। तो ये एस वाला ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो हमारा दूसरा है, ही गेव मी 200 रुपी नोट, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, ये हमारा सही होगा। तो इसका मेन पॉइंट ये था कि इसके साथ जब भी हमारे दो या दो से ज़्यादा नाउन एक साथ आते हैं तो वो हमेशा, और हाइफन होता है उसमें, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 8 हमारा हो गया। रूल नंबर 9, अब इसका क्या है, जब सेम नाउन सेम एक ही वर्ड एक सेंटेंस में 2 बार आ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होगा। ठीक है, जब एक सेंटेंस में एक नाउन सिंगुलर की तरह यूज़ करेगा एक ही नाउन, जैसे मैं लिखूंगी पेज आफ्टर पेज, और आफ्टर क्या है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेज आफ्टर पेज। ठीक है, अब ये हमारा एक ही नाउन है जो 2 बार यूज़ हुआ है, पेज भी और पेज भी, बट ये दोनों को हम बीच में, अगर इनके दोनों के बीच में इन बिटवीन यहाँ पे कोई कंजंक्शन होगा ठीक है, तो हमारा नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेज, अब मैं यहाँ पे पेज आफ्टर पेज नहीं लिख सकती क्योंकि वो हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए ये हमारा हमेशा जहाँ पे एक नाउन के बाद बीच में कंजंक्शन आके वही नाउन को रिपीट किया जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं रहेगा। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूँ। चलिए, अब इसका मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक सेंटेंस में नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन होगा तो ये तो आपको बता दिया, नाउन हमेशा सिंगुलर वे में ही यूज़ होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। और प्रपोजिशन के वर्ड्स आपको पता है, आफ्टर, बिफोर, इज, एन, एम, इज, आफ्टर, बिफोर, ऑन, एट, ये सारे हो गए हमारे प्रपोजिशन। तो कोई भी वर्ड जिसमें नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, उसके साथ हमेशा हमारा वर्ब आएगा इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, वर्ब ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, वहाँ से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टाउन आफ्टर टाउन आर डिवास्टेड। सेकेंड वन मैंने लिखा टाउन आफ्टर टाउन इज डिवास्टेड। ठीक है, थर्ड जैसे मैंने लिखा वुमेन आफ्टर वुमेन। थर्ड मैंने नेक्स्ट मैंने लिखा वुमेन आफ्टर वुमेन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाउन्स आफ्टर टाउन्स आर डिवास्टेड, तो ये टाउन हम आफ्टर टाउन हमारा रॉन्ग होगा, टाउन के साथ हमारा यहाँ पे आर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन, अब ये दो नाउन एक ही साथ यूज हुए हैं, वर्ब हमेशा इसमें सिंगुलर फॉर्म में आएगा और ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया टाउन आफ्टर टाउन इज डिवास्टेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वुमेन आफ्टर वुमेन। वुमेन आपको पता है वुमेन की सिंगुलर फॉर्म होती है वुमेन, वुमेन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड वुमेन इज अ प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा आर अगर हम लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा,
वुमेन आफ्टर वुमेन इज़, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा किसी भी नाउन प्रपोजिशन नाउन में जो भी सेंटेंस होगा एक साथ दिए जाएंगे, उसी नाउन को रिपीट किया जाएगा, तो वो अब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। चलिए आज के हमारे 8 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आएगा पोजेशन केस ऑफ नाउन, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो आपके एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसमें हमारे जो एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एरर स्पॉटिंग दिए जाते हैं नाउन पे, वो वाली वीडियोस विद MCQs, उसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे UPSC लेवल के होंगे या कोई भी लेवल के आपके एग्जाम होंगे, उसके हिसाब से वो एरर स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे थ्रू MCQs। और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस जहाँ पे आपको कभी कोई गलती लगेगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा मुझसे पूछ सकते हैं। हम दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।